एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस गाइस। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में इन्फ्लेशन को पढ़ना शुरू किया था, कुछ हिस्सा कंप्लीट किया था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन से होते हैं और जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है वो किन किन तरीकों से मेजर किया जाता है। हमने ये देखा था कि इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए WPI, CPI, GDP डिफ्लेटर, ये अलग अलग तरीकों से किया जाता था। और एक चीज है PPI। WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, PPI स्टैंड फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर। इन चार तरीके से हम इंडिया में इन्फ्लेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो PPI अभी भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये अभी तक थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर ही है, लेकिन इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि WPI एंड CPI वाइडली एक्सेप्टेड इन्फ्लेशन डेटा है। जब हम RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है उसके लिए CPI ये डेटा यूज करती है। RBI जो 2 to 6% ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगी उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन इस डेटा को यूज करे। मतलब ये 2 से 6% जो इन्फ्लेशन है CPI वाला डेटा, ये WPI नहीं। CPI WPI में बेस्ट डिफरेंस क्या है कि WPI प्रोड्यूसर साइड से इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइंड आउट करता है और इसके अंदर गुड्स कंसीडर किए जाएंगे, ओनली गुड्स, जबकि CPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंसीडर करेंगे। एंड ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट किया जाएगा। व्हाट इज PPI? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इट इज प्योरली फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर के साइड से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को देख रहा है। व्हाट इज GDP डिफ्लेटर? तो GDP डिफ्लेटर इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन इंडेक्स इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव है इंडिया के अंदर, लेकिन इनको GDP डिफ्लेटर के डेटा को हम ज्यादा यूज नहीं करते। उसका रीजन ये है कि GDP डिफ्लेटर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे निकलता है, जबकि हमको इन्फ्लेशन एकदम करंट अमाउंट में चाहिए, तो वो WPI और CPI प्रोवाइड करता है जो वीकली और मंथली बेसिस पे निकलते हैं। दैट्स व्हाई RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यूज CPI डेटा विच पब्लिश्ड वीकली एंड मंथली साइकिल्स में। GDP डिफ्लेटर क्या होता है? तो हमने देखा था इट्स अ नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। नॉमिनल GDP मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर के प्राइजेस पे जो भी इन्फ्लेशन जो भी GDP निकल रहा है वो है नॉमिनल GDP, जबकि बेस ईयर के प्राइजेस पे जो भी GDP निकल रहा है वो है रियल GDP। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और उसका अगर हम रेशियो निकाल के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा GDP डिफ्लेटर, दैट इज योर इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। और इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहा? क्योंकि GDP कैलकुलेट करने के लिए हम सारे गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को कंसीडर करेंगे, नॉमिनल हो या फिर रियल हो। दैट मीन GDP डिफ्लेटर consider all the goods and services present in India, while CPI and WPI consider only handful goods, और CPI handful goods and services को ही, मतलब कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स ही CPI WPI के अंदर आएंगे, जबकि सारे प्रोडक्ट्स ओनली GDP डिफ्लेटर के अंदर आएंगे। दैट्स व्हाई GDP डिफ्लेटर इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन डेटा कंपेयर टू द WPI एंड CPI। ये हमने देखा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन के। तो हमने देखा था कि दो तरीके के कॉजेस है, एक सप्लाई साइड पे अफेक्ट करने वाले कॉजेस, दूसरे डिमांड साइड पे। जो कॉजेस सप्लाई साइड पे अफेक्ट कर रहे हैं उन कॉजेस को हमने कहा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो क्या है? कॉस्ट पुश। और जो डिमांड साइड पे अफेक्ट कर रहे हैं वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो दो तरीके के इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉजेस है। अब कौन से फैक्टर्स है जो कॉस्ट को पुश करेंगे, मतलब कीमतें बढ़ाएंगे? ये सप्लाई साइड से बढ़ेगा ना, फिर कीमतें बढ़ेगी। तो जैसे दुकानदार ने प्राइसेस बढ़ा दी प्रोडक्ट की, क्यों बढ़ा दी? क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। तो टैक्स बढ़ने से प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी ना वहां पे। तो ये कॉस्ट पुश करने वाले फैक्टर्स है। तो हमने कौन से फैक्टर देखे? एक तो शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर इन चीजों में शॉर्टेज दिखाई देगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे भूकंप, सुनामी, बारिश नहीं होना मतलब ड्रॉट्स, ये सारे क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज। अगर ये चीजें नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगा, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल सैक्रिफाइसेस जैसे होल्डिंग, जमाखोरी, होल्डिंग मतलब जमाखोरी, तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा सप्लाई साइड में और उसके कारण महंगाई बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट आल्सो लीड टू द शॉर्टेज इन सप्लाई, क्योंकि जब इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो लिमिटेड प्रोडक्शन में अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर के लोगों को वो प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे तो इंडिया के अंदर लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कम मिलेंगे वहां पे, तो दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से भी इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लॉपसाइडेड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कम हो जाना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब क्या है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो एक हद तक हमको प्रॉफिट होते रहेगा, लेकिन एक हद के बाद प्रॉफिट गिरते जाएगा वहां पे। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे हमको ये दिखाई देता है कि इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे वॉर्स, गल्फ वॉर, देन ऑयल क्राइसिस, ये सारे क्या है, इंटरनेशनल फैक्टर्स है जो पास्ट में हमने देखे हैं दुनिया में, उनके कारण भी क्या होता है, इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो हमने ये सारे रीजंस देखे थे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर मैंने आपको ये यहाँ पे मैंने आपको डिमांड कर्व समझाया था, सॉरी मिस्टेक, सप्लाई कर्व समझाया था मैंने, सप्लाई साइड के रीजंस। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन, तो उसके यहाँ पे कॉजेस भी है, जैसे नॉमिनल वेजेस बढ़ जाना लेबर्स के, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, जब रुपया उसकी वैल्यू गिरेगी, रुपए की वैल्यू गिरेगी, तब क्या होगा, हमको इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, तो इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की। देन राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। राइजिंग फूड प्राइसेस मतलब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके प्राइसेस बढ़ जाए उनके कारण इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाई प्रोडक्शन टैक्सेस, जब सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, मान लो कि जैसे देश के अंदर अच्छी सड़कें नहीं है, ठीक है, या फिर देश के अंदर टेक्नोलॉजी के सहारे से नहीं, लेबर के सहारे से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तब स्ट्रक्चरल रिजिडिटी मानी जाएगी, मतलब प्रोडक्शन की टेक्निक्स बदल नहीं रही है, अभी भी पुराने टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जब पुराने टेक्निक से प्रोडक्शन करोगे तो खर्चे ज्यादा आएंगे, मतलब प्रोडक्ट महंगे होंगे, दैट इज इन्फ्लेशन। फिर हमने समझा था डिफिसिट फाइनेंसिंग, कि जब सरकार बजट के अंदर खर्चे ज्यादा करती है लेकिन सरकार की इनकम कम होती है, तब जो जनरेट होगा वो डेफिसिट होगा। ये डेफिसिट हम बाहर से पैसा उधार लेके या फिर नोट प्रिंट करके ये पैसा अरेंज करेंगे, लेकिन दोनों सूरत में, जब बाहर से पैसा आ रहा है या फिर नोट प्रिंट हो रहे हैं, दोनों सूरत में भारत के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रहा है एंड दैट विल लीड टू द इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से हमने सप्लाई साइड के यहाँ पे देखा था। दिस इज योर सप्लाई कर्व गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये प्राइस लेवल से, मतलब प्राइस बढ़ते जा रही है, ठीक है, ये जीडीपी है, रियल जीडीपी वहां पे। तो ये सप्लाई करो इसी तरीके से होता है, दिस इज डिमांड एक्चुअली, ये क्या है, डिमांड है आपकी, नॉट डिमांड, इट्स जीडीपी, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि प्राइसेस कम हो रही है धीरे धीरे। सो दिस इज योर सप्लाई कर्व। तो इट्स कोरिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट, ठीक है। जब क्वांटिटी सप्लाइड मतलब जो सप्लाई शॉर्ट होगा तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, यही वो सिनेरियो है। इसको एक्सप्लेन किया है, व्हेन द सप्लाई रिड्यूसेस, जब सप्लाई रिड्यूस हो रहा है द प्राइस विल गो अप, प्राइसेस बढ़ रही है। जहां पे सप्लाई रिड्यूस हो रहा है Y2 टू Y1, ये सप्लाई है, ये सप्लाई रिड्यूस हो रहा है तब प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, सप्लाई है और ये प्राइसेस।
तो ये प्राइजेस कब बढ़ेगी? जब सप्लाई रिड्यूस होगा। ये प्राइजेस कब घटेगी? जब सप्लाई बढ़ जाएगा। तो दिस इज योर सप्लाई कर्व। So macroeconomic impact of cost push inflation. Macroeconomic impact of cost push inflation is temporary in nature. ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, हमने पूरी जीडीपी के ऊपर इसके इम्पैक्ट को अगर मेजर करना है तो वो हम देखेंगे कि टेम्पररी इन नेचर है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। फॉर एग्जांपल, जब सप्लाई शॉर्ट हो रहा है, मीन सप्लाई इज शॉर्ट, तब इन्फ्लेशन होगा। रिजल्ट क्या आएगा? इन्फ्लेशन। लेकिन अगर मैंने सप्लाई बढ़ा दिया तो, और सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं ना, मैं इंपोर्ट बढ़ा के भी सप्लाई बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो मैंने इंपोर्ट बढ़ाया, चीप इंपोर्ट हो गए, और अगर मैं वो ज्यादा कर रहा हूँ तो सप्लाई को मेंटेन करेंगे और इन्फ्लेशन को काबू में रखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि रिसेंटली टमाटर के भाव बढ़ गए थे, तो भारत सरकार ने टमाटर को इंपोर्ट करना शुरू किया, और वहां से क्या हो गया? सप्लाई मेंटेन होके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। तो ये शॉर्ट टर्म है ना, ये जो सप्लाई शॉर्टेज से इन्फ्लेशन हो रहा है, ये कैसा है? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। इट कैन लीड टू द लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, एंड फॉल इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी उतर जाएगा। फॉर एग्जांपल, कि मान लो किसी पर्सन की सैलरी है 30,000, 30,000 की सैलरी में वो 20,000 रुपए खर्चे कर रहा है घर के अंदर, और 10,000 रुपए की सेविंग्स कर रहा है। ये सेविंग्स है उसकी। जब इन्फ्लेशन है तब उसके खर्चे बढ़ जाएंगे ना वहां पे, है ना। मान लो उसने डिसाइड किया कि सेविंग्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो उनको खर्चे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। इन आइदर वे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है दोनों जगह पे। एक तो सेविंग्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के दौरान, या फिर खर्चे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर सेविंग्स को कम नहीं करना है तो ये जो 20,000 के खर्चे है ना, वहां पे उनको प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम हो जाएगा ना। कि मान लो वो पहले घर के बाहर जाके खाना खा सकते थे, अब इन्फ्लेशन है, 20,000 का ही खर्चा करना है महीने में, तो अब घर के बाहर जाके खाना नहीं खा सकते। स्कूल की एडमिशन, स्कूल की फीस वहां पे, हाँ ट्यूशन की फीस, कि पहले ट्यूशन की फीस पे कर रहे थे, अब खर्चे कम करने के लिए ट्यूशन ही बंद करने पड़ेंगे उनको। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन हो जाएंगे वहां पे, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर। इट विल कॉज हायर प्राइस लेवल, कीमतें बढ़ जाएगी, एंड इट लोअर्स द रियल जीडीपी, और ये जीडीपी को कम कर देगी। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। कि मान लो लास्ट ईयर इंडिया का जीडीपी जो था वो 1,000 रुपीज था, ठीक है। और इस दिस ईयर, ये 2022 की बात करता हूँ, ये 2023, तो 2023 में जो जीडीपी है वो आ गया आपका 1,200 रुपए। तब आपने कहा कि सर जीडीपी तो बढ़ गया हमारा 200 रुपए से, दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ। 200 रुपए 1,000 रुपए के ऊपर होते 20%, तो 20% की ग्रोथ देखी हमने 2022 से लेके 2023 के बीच में, एग्जाम्पल के अंदर। लेकिन अगर भारत में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो, है ना, मान लो इन्फ्लेशन है 10%, तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ये बेईमानी है ना वहां पे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए तो 1,200 रुपए चला गया वो। ये जो 200 रुपए बढ़े हैं ना, ये ज्यादा प्राइस राइज के कारण हुए हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन का इम्पैक्ट काफी कम है 200 रुपए के अंदर। तो इसलिए हमने कहा कि रियल जीडीपी कम हो रहा है वहां पे। जब हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको ढंग से समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में जो अंतर आता है वो इन्फ्लेशन से आता है। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में, हमने जीडीपी डिफलेटर में ये चीज देखा था, दोनों के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो इन्फ्लेशन के कारण आएगा। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी उतना कम होते जाएगा ना जितना इन्फ्लेशन होगा। तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, लोअर जीडीपी रियल जीडीपी। तो ये सप्लाई कर्व है। ओके, अब देखते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। जब हम डिमांड साइड की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड साइड में इंपैक्ट करेंगे? तो पहला फैक्टर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। जब मार्केट के अंदर पैसा बढ़ जाएगा, कॉमन सी बात है ना गाइस, कि जब हमारी सैलरी आती, मान लो
कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो, ठीक है, और आपको 30,000 रुपए की सैलरी है पर मंथ। दिवाली आई, दिवाली के अंदर आपको 30,000 रुपए का एक महीने की सैलरी बोनस मिल गया। जब आपको 30,000 रुपए का बोनस मिल रहा है और हम सबको मिल रहा है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं ना वहां पे, हम सबको बोनस मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम शॉपिंग करेंगे ना वहां से। हम क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे, वहां पे खर्चे करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया ना। मान लो 30,000 रुपए नहीं होती तो हमारी शॉपिंग बहुत कम होती, क्योंकि हमको बस सैलरी में ही शॉपिंग करनी है अभी। अब एक्स्ट्रा पैसा है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा शॉपिंग कर रहे हैं। जब हम शॉपिंग कर रहे हैं तब हम डिमांड कर रहे हैं, तब हम क्या बढ़ा रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं। और जब डिमांड बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया ना, आपको बोनस मिल गया, है ना। तो जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ेगा तब क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेशन होगा। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, पे कमीशन। अभी के लिए 7th पे कमीशन चालू है गवर्नमेंट्स के लिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अभी के लिए 7th पे कमीशन से सैलरी ले रहे हैं। मान लो 8th पे कमीशन आ गया। अब जब 8th पे कमीशन आएगा तब लोगों के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी ना, और उनके कंपैरिजन में जो प्राइवेट है उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना वहां पे सैलरी में थोड़ा सा पैरिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर सरकारी जॉब्स में ज्यादा सैलरी मिल रही है और प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी मिल रही है तो नो वन विल बी हैप्पी टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर। एवरीबडी विल ट्राई टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, वो भी आसान नहीं है, लेकिन वो वहां पे ट्राई करेंगे ना, इससे प्राइवेट सेक्टर में नॉलेज की कमी हो जाएगी, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी कोप अप करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सबकी सैलरी बढ़ रही है ना पे कमीशन आने के बाद, तो इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग मनी सप्लाई विल लीड्स हायर डिमांड इनटू द इकोनॉमी, और हायर डिमांड विल लीड्स इन्फ्लेशन। तो उनको आप कहोगे डिमांड साइड इन्फ्लेशन। सेकेंड, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है, अब मान लो वही हमारा एग्जांपल कि 30,000 रुपए की सैलरी है। 30,000 रुपए की सैलरी पे सरकार टैक्स लगा रही है, तो सरकार ने टैक्स लगाया 20%। तो 30,000 की सैलरी में 20% टैक्स कितना हो गया आपका, 6,000 रुपए, 6,000। अब आपकी सैलरी बढ़ गई ना, 24,000 रुपए आपके हाथ में आ रही है और 6,000 रुपए आपकी टैक्स कट रही है। तो ये जो 24,000 है ये बन गया आपकी डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है, आपकी आपकी 30,000 रुपए टोटल इनकम है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, 24,000। इस तरीके से मान लो आपने LIC की पॉलिसी निकाल के रखी है, उसके अंदर आप 2,000 की प्रीमियम पे कर रहे हो, तब आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी 22,000। इस तरीके से आपकी सेविंग्स टैक्सेस कट करके जो भी पैसा बचेगा आपके हाथ में एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो बनती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, है ना। तो बेसिकली सैलरी माइनस टैक्स इज योर डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम जो 24,000 की थी हमारी, वो बढ़ेगी कैसे, इंक्रीज कैसे होगी, सिंपल टैक्सेस कम करके। मान लो सरकार ने टैक्सेस 10% कर दिए, अब 6 नहीं 3,000 रुपए टैक्सेस में जाएंगे, तो यहाँ पे 3,000 होंगे, तो फिर 27,000 रुपए आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी और 3,000 रुपए की आपके टैक्सेस होंगे। तो आपने क्या कहा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई टैक्सेस रिड्यूस करने से ना, बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। तो जब टैक्सेस रिड्यूस कर रहे हैं तब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। एंड जब आपके पास 3,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स में आप नहीं दे रहे हो और 3,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं सैलरी के अंदर, तब आप आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, खर्चे बढ़ाओगे। तब आप ट्राई करोगे कि बाहर घूमने जाए, मूवी के लिए जाए, होटल के अंदर खाना खा के आए। सो यू आर क्रिएटिंग डिमांड इनटू द मार्केट विथ राइज इन इनकम, डिस्पोजेबल इनकम पर्टिकुलर। ओके, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तब भी क्या हो रहा है, डिमांड साइड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब सरकारी खर्चे बढ़ेंगे तभी भी इन्फ्लेशन हो रहा है। वाई, क्योंकि जब सरकारी खर्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तब मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट के अंदर। अब ये कैसे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोविड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। वैक्सीन कैसे कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। अब जब वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, हम सबको पता है कि 2 डोसेज लिए थे हमने, एक डोज की एवरेज प्राइस 2,500 रुपए तक की थी,
2.5 की, मतलब दोनों मिलके कितने हो गए आपके 5,000। तो 2 डोसेस की प्राइस होगी 5,000। अब आप सोच के देखो कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज 5 मेंबर्स है फैमिली में, 4 से 5, 5 पकड़ते हो, तभी भी आपको 25,000 का खर्चा है वहां पे। जब कोविड के अंदर लोगों के हाथ में जॉब नहीं है और लोगों को 25,000 रुपए वैक्सीनेशन पे खर्चा करने हैं, तब वो लोग क्या करेंगे? तब लोग बाकी के खर्चे कम कर देंगे उनके परिवार के अंदर, है ना? क्योंकि उनको मेडिकल के ऊपर खर्चे बढ़ाने हैं, इसलिए बाकी खर्चे कम हो जाएंगे। जैसे मान लो उनको शॉपिंग पे जाना है, खाना मंगवाना है, ज्यादा खर्चे करना है, वो सारी चीजें कम हो जाएगी वहां पे, मतलब कटौती चलेगी घर में, क्योंकि दवाखाने में ज्यादा खर्चा कर दिया आपने। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने यही वैक्सीन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। अब ये वैक्सीन फ्री मतलब ये 25,000 रुपए जीरो अमाउंट में हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता ये जीरो हमारे लिए, ये सिटीजन के लिए जीरो अमाउंट है, क्योंकि सरकार ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। लेकिन ये जो पैसे है ये सरकार ने पे किए, हमारे कंपनीज को जो है ना, वैक्सीन कंपनीज को ये पैसे मिले हैं, और ये किन्होंने दिए, सरकार ने। मतलब सरकार ने हमारे भी यहाँ पे खर्चा किया, तो वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ अभी लेटेस्ट वाला। तो वैक्सीन हमको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, आप उसको कह सकते हो कि वो फ्री नहीं है, बस हम उनके पैसे नहीं दे रहे, तो हमारे पैसे सरकार दे रही। तो सरकारी खर्चा, अब कोविड के अंदर सबको पता है वैक्सीन डोजेस देने के लिए सरकारी खर्चे बढ़ गए वहां पे। मतलब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि लोगों के पास 25,000 रुपए बच गए फैमिली के अंदर। 5 लोगों की फैमिली है तो वहां पे 25,000 बच गए, मतलब पर हेड 5,000 रुपए पर्सन लोगों के पास बच गए। जब लोगों के पास पैसा बच गया, तब लोगों ने उन्हीं पैसे से मार्केट के अंदर बाकी डिमांड जनरेट की, लग्जरियस आइटम के ऊपर डिमांड की। क्या कर दी लोगों ने? लग्जरियस आइटम्स वो खरीदना शुरू रखा। इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट के अंदर डिमांड कम नहीं हुई। क्यों डिमांड कम नहीं हुई? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, मनी सप्लाई मेंटेन रहा। क्यों मेंटेन रहा? क्योंकि जो पैसा वैक्सीन के ऊपर खर्च होने वाला था, वही पैसा सरकार ने खर्च कर दिया। तो आपने कहा पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल है। तो भारत सरकार क्या करती है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है वहां पे। टेक अनदर एग्जांपल, मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस के पहले वहां पे एक लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया था, है ना? तो लाडली बहना योजना के अंदर 1,250 रुपए महिलाओं के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अगर 21 साल के ऊपर है तो मान लो कोई महिला, एक घर के अंदर 3 महिलाएं, ठीक है ना, मम्मी है, 2 बेटियां है, या फिर दादी जी है, मम्मी जी है, और एक बेटी है। तो तीनों का 1,250 मतलब कितना हो गया आपका ये वहां पे? 37,000, 3,750 रुपीज। इतना पैसा कैश में लोगों के पास आ गया। जब लोगों के पास ये पैसा आ गया, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने मार्केट में डिमांड की, मार्केट में खरीदी की। कुछ भी हो सकते हैं, इसेंशियल या फिर लग्जरियस प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकते हैं, बट मार्केट के अंदर ही खरीदेंगे ना। तो लोगों ने मार्केट के अंदर खरीदी शुरू कर दी, और खरीदी बढ़ गई। इससे क्या हो गया? मार्केट में पैसा बढ़ने से मार्केट में डिमांड जनरेट हुई। डिमांड जनरेट होने से क्या होगी? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो दैट इज हाउ, जब भी सरकारी खर्चे बढ़ेंगे ना, तब जाके मार्केट में आपको क्या दिखेगी? डिमांड। एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम है कीनेस, मन्यार्ड कीनेस। मन्यार्ड कीनेस ने भी ये बात कही थी। 1929 में दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। डिमांड इज ऑलमोस्ट जीरो, नियर टू द जीरो थी। अब जब मार्केट के अंदर डिमांड जीरो के अराउंड है, तब मार्केट के अंदर कोई एक्टिविटीज नहीं देखी जा रही थी, ना ही कोई कंपनीज चल रही थी, ना ही लोगों के पास जॉब थी, लोगों के पास पैसा भी कम हो रहा था। इसलिए मार्केट बहुत ठंडा पड़ गया था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो उसी को डिप्रेशन कहा गया। अगर हम लोग भी डिप्रेशन में जाते, या फिर आपने कभी किसी को देखा होगा, तो वो डिप्रेशन क्या होता है कि उस पर्सन को कुछ करने की इच्छा नहीं होती। उसी तरीके से मार्केट को भी कुछ करने की इच्छा नहीं, तो मार्केट डिप्रेशन में चला गया। तो क्यों हुआ? डिमांड जीरो है। तो मन्नाड कीनेस ने कहा कि जब मार्केट के अंदर इस तरीके की अवस्था है कि जहां पे मार्केट एक तरीके से रिसेशन और रिसेशन से भयंकर डिप्रेशन में जा रहा है,
तब सरकारी खर्चे मदद करेंगे इकोनॉमी को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। कैसे? जब सरकारी खर्चे बढ़ेंगे तब लोगों के पास पैसा बचेगा और लोग अन्य डिमांड मतलब के लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर डिमांड जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जैसे स्कूलों के ऊपर खर्चे बढ़ाएंगे, मतलब स्कूल फ्री कर देंगे, देन आपका हेल्थ फ्री कर देंगे, दवाखाना में जाना फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, फूड फ्री कर देंगे, है ना? तो इस तरीके से जब लोगों को फ्री चीजें मिलेंगी तब लोगों का ये पैसा बचेगा। जब ये पैसा बचेगा तो लोग अदर डिमांड जनरेट करेंगे और ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। दिस इज कीनेसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। किन की बात करते हैं? वो पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर जब डिमांड जीरो है मतलब डिफ्लेशन है। डिप्रेशन के अंदर जब मार्केट में डिमांड जीरो है तब वहां पे डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन से बाहर निकालने के लिए इन्फ्लेशन चाहिए, इन्फ्लेशन के लिए डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड बढ़ाने के लिए पैसा बढ़ाना पड़ेगा, और पैसा कब बढ़ेगा? जब सरकारी खर्चे बढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज योर डिमांड साइड इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा बचेगा और लोग कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, मतलब लोग ज्यादा खर्चे करेंगे। इसलिए सिटीज के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेशन है। कंपेयर टू द रूरल इंडिया, सिटीज के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई देता है। चीजें महंगी ज्यादा क्यों मिलती है शहरों में? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कंज्यूमर स्पेंडिंग ना के बराबर होती है या फिर काफी कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को जो है ना पैसे की ज्यादा वैल्यू पता होती है, मतलब उनके लिए पैसे की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पे तुरंत खर्चा नहीं करते हैं। वो पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं या फिर खर्चे कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इनकम भी कम होती है। बहुत सारे रीजन है। तो वहां पे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होने के कारण वहां पे जो है ना कॉस्ट काफी कम हो जाती है प्रोडक्ट्स की, कंपेयर टू द सिटीज। मैं कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अनदर रीजन इज चीप मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज चीप मॉनेटरी पॉलिसी? तो हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा था। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज अ पॉलिसी थ्रू विच इन्फ्लेशन was kept under is kept under control। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाएगा। कितना? 2% से लेके 6% ऑफ सीपीआई। अब 2% से लेके 6% के बीच में सीपीआई को मेंटेन करना है, तब मनी सप्लाई को मैनेज करना पड़ेगा। किसको? मनी। क्योंकि ये पैसा है जो डिमांड जनरेट करेगा, ये डिमांड है जो इन्फ्लेशन जनरेट करेगी, तो इसलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करो। दैट्स व्हाई आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को दो तरीके से रन करेगा, एक चीप मनी पॉलिसी और दूसरा डियर मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरा दिए जाते हैं। जो भी बैंकों के अंदर इंटरेस्ट रेट है ना वो कम होते जाएंगे। डियर मनी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तब कर्जा लेना महंगा है, इसलिए उसको डियर मनी पॉलिसी कहा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तब कर्जा लेना सस्ता है, इसलिए उसको चीप मनी पॉलिसी कहा। जब कर्जा लेना सस्ता है तो हर कोई जाके बैंक में कर्जा लेगा। हर कोई मतलब जो इंटरेस्टेड है। मान लो मुझे अभी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, अभी बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट चालू है 15%, कि 15% पे मैं लोन ले सकता हूँ और गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो 15% के लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी इकोनॉमी। तो मैं सोचूंगा कि चलो यार दिवाली तक वेट करेंगे, दिवाली के बाद गाड़ी को खरीदेंगे, क्योंकि 50% इज हाई। लेकिन मुझे पता चला कि दिवाली के 3 महीने पहले ही इंटरेस्ट रेट गिर गए और 10% हो गए। अब वही जो पहले जो मैं देख रहा था कि 15% है, अब वो 10% पे लोन मिल रहा है। तब मैं अपने डिमांड को प्रीपोन कर दूंगा। जो गाड़ी दिवाली में खरीद रहा था अभी खरीदूंगा, क्योंकि अभी कर्जा सस्ते में मिल रहा है। तो जो 3 महीने बाद डिमांड जनरेट होने वाली थी वो 3 महीने पहले हो गई। क्यों? क्योंकि बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। इसी तरीके से काम होता है लॉजिक। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो मैं बैंक में तुरंत जाऊंगा, कर्जा लेके आऊंगा। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो बैंक में जाएंगे और सस्ते इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। So cheap money policy also help in rising demand. Deficit financing, ठीक है? What is deficit financing? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी वहां पे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग डिमांड साइड में इन्फ्लेशन जनरेट करेगी। वहां पे गलती से सप्लाई साइड में लिखा गया था, लेकिन लिखा था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया वहां पे।
लेकिन वो डिमांड साइड से ही इन्फ्लेशन जनरेट करेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग इज योर पब्लिक एक्सपेंडिचर ना, वही चीज है। मैंने आपको समझाया था कि सरकार की इनकम है और सरकार के खर्चे है। मान लो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है 100 रुपए, इनकम है 50 रुपए, तो दोनों के बीच में 50 रुपए का गैप आ गया आपका डेफिसिट। अब ये पैसा सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार इतने पैसे से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी। तो सरकार ये पैसे दो तरीके से लेगी, प्राइमरी दो तरीके, एक तो डेट, कर्जा लेगी बाहर के कंट्री से, बाहर के संस्थाओं से, या फिर प्रिंट करेंगी पैसे। डेट ले या फिर प्रिंट करे, दोनों तरीके से मनी सप्लाई बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है मार्केट में? मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई बढ़ रहा है तब क्या हो जाएगा, वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। तो इसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हो। जब आपने ये कर्जा लिया या फिर पैसा प्रिंट किया तो यू आर फाइनेंसिंग योर डेफिसिट, दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है तो सरकारी खर्चे ही बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि सरकार ने खर्चे बढ़ाने के लिए कर्जा लिया, सॉरी, खर्चे क्यों, ये जो कर्जा लिया है तो उससे सरकारी खर्चे बढ़े ना, क्योंकि सरकार को मेट्रो बनानी है। मेट्रो बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार ने कर्जा लिया। अब मेट्रो बनाने के लिए जो खर्चा है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर जो कर्जे आ रहे हैं उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स मनी सप्लाई बढ़ रहा है, दैट मीन्स डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो दिस इज योर डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो याद रखना, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ डिमांड साइड इन्फ्लेशन। एक्सपांशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब एक्सपांशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट, इसको मैं क्या कह सकता हूं, इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करते जाएगा ना। अब इससे इन्फ्लेशन कैसे होगा? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आ रही है तो मार्केट में मनी आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट आने से मार्केट में मनी आ रहा है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ रहा है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगी, डिमांड जनरेट होगी, है ना, वहां पे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ग्रो होने से, एक्सपांशन होने से, मतलब इन्वेस्टमेंट आएगी तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो होगा। कि मान लो इलॉन मस्क ने टाटा ग्रुप के साथ एक इन्वेस्टमेंट कर दी, अब टाटा ग्रुप ने अपना नया प्लांट खोल लिया, वहां पे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है। अब नया प्लांट खुलने के बाद वहां पे एक इकोनॉमी डेवलप होगी ना, वहां पे छोटी छोटी और कंपनीज डेवलप होगी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, है ना, वहां पे एक इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ेगी। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा ना, फिर कमाई ज्यादा होगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ऑफ कोर्स सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, दैट्स व्हाई वहां पे हमको इन्फ्लेशन दिखाई देगा। तो जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, जैसे एफडीआई वगैरह ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, तब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा आपका। इसलिए आप देखो कि 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किया तो वी अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने एफडीआई को बढ़ावा दिया। इंडिया के अंदर क्या बढ़ाया, एफडीआई। अब हम सबको ये पता है कि 1991 में प्रोडक्ट्स जो थे, अब उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स 2023 में 1991 से काफी ज्यादा हाई प्राइस में मिल रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि एफडीआई आने के बाद इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर गया, लोगों के पास पैसा बढ़ गया और इन्फ्लेशन, है ना। तो एक्सपांशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अनदर इज ब्लैक मनी। इट इज द मोस्ट क्रूशियल रीजन फॉर डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अब गाइस ब्लैक मनी होता क्या है, पहले इसको डिफाइन बताओ। ब्लैक मनी, what is black money? It is unaccounted money over which government cannot levy any taxes. ये अनअकाउंटेड मनी होता है। कैसा होता है, दो वर्ड याद रखना, अनअकाउंटेड मनी, और सरकार इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है, नो टैक्स, क्योंकि ये पैसा सरकार को पता ही नहीं जनरेट हुआ है, अनअकाउंटेड है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चलो जो बॉलीवुड में न्यूज में दिखाई देता है उसी का एक एग्जांपल लेता हूँ, कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सैलरी से ज्यादा पैसा ले रहा है, तब सैलरी से ज्यादा जो भी पैसा उसके पास आ रहा है करप्शन करने के बाद, वो पैसा अकाउंटेड थोड़ी ना होगा, अनअकाउंटेड होगा। मतलब उस पैसे को थोड़ी ना इनकम, उस पैसे के ऊपर थोड़ी ना इनकम टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं कि उस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्होंने करप्शन के बाद कितना पैसा कमाया है। तो दैट्स ब्लैक मनी।
तो बेसिकली ब्लैक मनी इज नॉट गुड और इज बैड। ये गुड और बैड की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते हो। जनरली लोग इसको बैड कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको गुड बैड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो पर्टिकुलरली। अब मैं ये स्टेटमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब ब्लैक मनी की हम बात करते हैं तो ब्लैक मनी वो पैसा जो सरकार को दिखाई नहीं देता है, अनअकाउंटेड, मतलब सरकार को दिख नहीं रहा है वो पैसा, इसलिए सरकार टैक्स नहीं लगा पा रही है। यही होता है ब्लैक मनी। अब मान लो कि जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती है, ठीक है, ये जो हाउस वाइफ्स है तो इनके पास कुछ ना कुछ स्किल होता है छोटा मोटा। तो मान लो जैसे टेलरिंग का स्किल हो सकता है, या फिर बेकरी का स्किल हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का स्किल हो सकता है। तो वो प्रॉपर दुकान वगैरह नहीं चलाते, तो घर के अंदर ही गली मोहल्ले से थोड़े बहुत जो पहचान वाले लोग हैं, इनसे वो स्किल यूज कर लेते हैं, है ना। कि मान लो कोई ब्यूटी पार्लर का काम जानने वाला पर्सन है, तो उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को वो थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर की सर्विस दे दी वहां पे, तो वहां से कुछ पैसा आएगा। कि मान लो किसी हाउस वाइफ ने 1 महीने के अंदर 1,000 रुपए कमा लिए। अब ये जो 1,000 रुपए कमाए हैं उस हाउस वाइफ ने, क्या ये 1,000 रुपए इनकम टैक्स के अंदर वो डिक्लेयर करेंगे? अगर डिक्लेयर किया तो ये व्हाइट मनी है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं किया तो ये ब्लैक मनी है। व्हाट इज इट? इट्स अ ब्लैक मनी इफ इट इज नॉट डिक्लेयर इन इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब ये हाउस वाइफ ने जो पैसा कमाया है, मान लेते बेकरी से, टेलरिंग से, ब्यूटी पार्लर की सर्विस से, ये जो 1,000 रुपए कमाए, क्या ये इलीगल पैसा है? मतलब इलीगल तरीकों से पैसा कमाया? नहीं, मेहनत से कमाया ना। लेकिन बस इसको इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया। जब डिस्क्लोज नहीं किया तो ये अनअकाउंटेड बन गया और इसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगा पा रही है ना। तो 1,000 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस फैमिली के अंदर। तो दैट मीन्स दिस 1,000 रुपीज इज अ ब्लैक मनी इन टर्म ऑफ ब्लैक मनी डेफिनेशन। अब एक बात बता सकते हो ना, आप इतनी तो बात कंफर्म कह सकते हो कि ये हाउस वाइफ ने जो काम किया है वो गलत काम नहीं किया है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ब्लैक मनी इज नॉट ऑलवेज गुड और बैड, इट इज अ इकोनॉमिक टर्म, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म है ये। जब सरकार किसी पैसे को, किसी ट्रांजैक्शन को देख सकती है, उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते तब उसको व्हाइट कहेंगे, अदरवाइज ब्लैक कहेंगे, है ना। अब आप कहोगे कि सर एग्रीकल्चरल इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो नो टैक्स, टैक्स नहीं लगता है, तो क्या वो ब्लैक मनी है? नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम डिस्क्लोज करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ भाई मैंने खेती से 10 लाख रुपए कमाए हैं। अब जो 10 लाख रुपए कमाए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, ये सरकार का डिसीजन है। तो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर के ऊपर पैसे जो भी कमाई है उसके ऊपर भी तो टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन वो डिस्क्लोज मनी है। इसलिए आप ज्यादातर देखो कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उनके कमाई का एक हिस्सा एग्रीकल्चर से आया है ये दिखाते हैं, ताकि टैक्स की चोरी कर सके। हाँ, दिस इज द वे टू हाइड देयर इनकम, ठीक है। तो ये ब्लैक मनी होता है। तो ब्लैक मनी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जब ब्लैक मनी समझेगा तभी जाके आपको बाकी की चीजें समझेगी। अब ये ब्लैक मनी कैसे भी जनरेट हो, लेकिन ब्लैक मनी से होता क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मार्केट के अंदर क्या बढ़ेगा? मनी सप्लाई। अब सरकार के पास जो डेटा आ रहा है इनकम टैक्स का, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उन डेटा के आधार पे सरकार को ये समझ में आता है कि मार्केट के अंदर कितना पैसा है ना। लेकिन ब्लैक मनी पैसे को बढ़ा रहा है ना मार्केट के अंदर। अब ब्लैक मनी इन्फ्लेशन कैसे जनरेट करता है ये बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। अब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर होता क्या है कि जो भी लोग ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, मैं छोटी मोटी अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, अब बड़ी अमाउंट बोलूंगा, जो भी सही में इलीगल तरीके से ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे कि उन पैसे को कहीं ना कहीं तो भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वो ज्यादातर जो इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने सेक्टर चूज किया है वो रियल एस्टेट सेक्टर। ऐसा नहीं कि बस रियल एस्टेट में, वो और अलग अलग जगह पे जैसे कमोडिटीज में भी उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में आता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, लैंड, इन सेक्टर्स में। अब यहाँ पे होता क्या है कि ब्लैक मनी का पैसा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हाउसिंग है, हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ब्लैक मनी है
उसने तो वो तो पैसा बेईमानी से कमाया वहां पे, ठीक है। जब उसने बेईमानी से पैसा कमाया तो 10 की जगह पे 20 रुपए देने के लिए हेजिटेट नहीं करेगा, डरेगा नहीं। तो क्या कहेगा, यार मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे अभी ये इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि पता नहीं मोदी जी फिर से आ जाए 8 बजे टीवी पे बोल दे कि भाई और बहनों 500 और 2000 की नोट बंद हो गई है, यूज मत करो। तो वो पूरा 50 लाख रुपए जो कैश में स्टोर करके रखा है वो बर्बाद हो जाएगा। सो बेटर इसको इन्वेस्ट कर दे। अब इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने घर खरीदने की कोशिश की। घर की प्राइस थी 40 लाख। बिल्डर के पास गए कि 40 लाख रुपए का घर दे दो। बिल्डर ने कहा हाउसफुल। तो मैंने कहा 40 के बदले में 50 ले लें, घर मेरे मतलब किसी के भी नाम पे कर दे। उसको कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। उसको क्या कहते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन। तो घर के अंदर कोई ना कोई फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, चाचा भतीजा मामा, किसी न किसी के नाम पे वो घर खरीद लेंगे। लेकिन 40 लाख का घर 50 लाख में खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी ये पैसा इन्वेस्ट करना है ना। अब बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर उसको स्टोर कर दिया, बेनामी ट्रांजैक्शन करके उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो घर के प्राइस 40 लाख थे वो 50 लाख रुपए हो गए। अब ऐसा एक इंसान थोड़ी ना है, ऐसे हजारों लाखों इंसान है जो ब्लैक मनी जनरेट करके रियल एस्टेट के अंदर प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई ये देखा गया था कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब 500 और 1000 के नोट को रद्द कर दिया गया, उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये कम हो गया। क्योंकि लोगों के पास अब ज्यादा ब्लैक मनी नहीं था कैश में, इसलिए तो इन्फ्लेशन कम हो गया। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन इकोनॉमी। यहाँ से हमने ये सब देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर लगाम लगी है। मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ब्लैक मनी के ऊपर लगाम लगी थी। यस, दैट वाज अ गुड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, बट द वे डिसीजन वाज टेकन कैन बी कंट्रोवर्शियल। ठीक है ना, उसके ऊपर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो कि उस तरीके से करना नहीं करना योग्य था, अयोग्य था। बट इम्पैक्ट तो सही हुआ है, ब्लैक मनी भी कम हो गया, डिजिटल इकोनॉमी भी बढ़ गई। लेकिन यहां से आपको समझ में आया कि डिमांड साइड में इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब लोगों से लिया हुआ कर्जा। जब सरकार लोगों से कर्जा लेती है वो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया। अब आपने 10 लाख रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड में स्टोर करके रख। अब सरकार ने वही बॉन्ड को रीपर्चेस कर लिया, मतलब आपको आपके पैसे वापस दे दिए वहां पे। जब सरकार आपको आपके पैसे वापस दे रहा है तब आपके पास पैसा बढ़ गया ना, तो मार्केट में मनी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा? मनी। मार्केट में मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जब सरकार अपने कर्जे लोगों को वापस करना शुरू कर, जो लोगों से पैसा लिया था वो वापस करना शुरू हो गई, तब बढ़ जाती है। अब पब्लिक डेट के अंदर कौन सी चीजें आती है? तो एक चीज मैंने आपको बताई, गवर्नमेंट बॉन्ड। इट इज नॉट द ओनली थिंग। प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो पब्लिक डेट, है ना। जो आपका पीएफ होता है वो भी एक तरीके से सरकार को दिया हुआ कर्ज है, इसलिए आपको पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक पब्लिक डेट है। जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसा सरकार आपको वापस कर रही मैच्योरिटी पीरियड के बाद, रिपेमेंट हो रहा है आपका पैसा, तब आपके पास पैसा आ रहा है। आप पैसा आने के बाद खर्चे बढ़ाओगे, पीएफ का पैसा आ गया तो आप खर्चे बढ़ाओगे, दैट मींस डिमांड बढ़ेगी ना आपकी मार्केट में। तो पब्लिक डेट अलग अलग तरीके से होता है। वो पब्लिक डेट जब वापस किया जाएगा तब लोगों के पास पैसा आएगा और उससे डिमांड जनरेट होगी। लास्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट दोनों जगह पे है ना गाइस, क्योंकि इनको दोनों तरीके से देखा जाएगा। अब एक्सपोर्ट है मतलब डिमांड है ना, इसीलिए तो एक्सपोर्ट है। मान लो अमेरिका से किसी को इंडिया से कुछ चीजें खरीदनी नहीं है, तो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा अमेरिका में कुछ। अब अमेरिका से लोगों को इंडिया में कुछ चीजें खरीदनी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, ठीक है ना। इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। अब पर्टिकुलरली मैं यूरोप की बात करूंगा। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे स्पाइसेस के लिए, तो जब स्पाइसेस की डिमांड थी इसलिए वो इंडिया में आए। जब इंडिया से स्पाइसेस यूरोप जा रहे हैं मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ना। अब मान लो यूरोप के साथ साथ अमेरिका, आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सारी कंट्रीज ने, पूरी दुनिया ने इंडिया से स्पाइसेस मांगना शुरू किया, तो इंडिया में डिमांड बढ़ जाएगी ना स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पे स्पाइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो स्पाइस प्रोड्यूसर है, मान लो मैं स्पाइसेस की खेती कर रहा हूँ,
और मुझे पता है कि अमेरिका से मुझे डिमांड हो रही है मेरे स्पाइसेस की। अगर अमेरिका में मुझे मेरे स्पाइसेस के ऊपर 500 रुपए केजी मिल रहे और इंडिया के अंदर 400 रुपए केजी मिल रहे, तो व्हाई शुड आई गिव इट टू द इंडियन, आई विल गिव इट टू द फॉरेनर्स। तब इंडिया में सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, ये सप्लाई वाला रीजन। तो इंडिया में भी ये 500 रुपए हो जाएगा एक समय के बाद, फिर मैं कहीं पे भी दे सकता हूँ वहां पे, है ना। इस तरीके से इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑल्सो लीड टू द डिमांड, मतलब डिमांड से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है वहां पे, तो ये डिमांड साइड से इन्फ्लेशन जनरेट करेगा। ओके, डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने से फिर प्राइसेस बढ़ेगी वहां पे, इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन। So these are different factors that affect the demand side and inflation on the demand side. तो बेसिक यहाँ पे मनी सप्लाई के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब मनी सप्लाई बढ़ता है तब जाके आपकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। अब ये मनी सप्लाई सरकारी खर्चे बढ़ने से भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी हो सकता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी हो सकता है, देन चीप मनी पॉलिसी से भी मनी सप्लाई बढ़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आने से भी, ब्लैक मनी आने से भी यही मनी सप्लाई बढ़ रहा है वहां पे, है ना। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से भी लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से पब्लिक डेट, लोगों का कर्जा वापस करने से भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये सारे कारणों से मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रहा है। ओके, द अनदर रीजन इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसलिए सिटीज के अंदर ज्यादा इन्फ्लेशन होता है कंपेयर टू द रूरल इंडिया, क्योंकि सिटीज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, एक छोटे क्षेत्र में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है सिटी में, पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर इन द सिटी एरियाज कंपेयर टू द रूरल इंडिया। सो दैट्स हाउ दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड। तो डिमांड साइड या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। When supply for the goods and services are high, sorry, demand for the goods and services are high and supply is not adequate due to the low output, low production, firm increases the prices of the goods and services। जब प्रोडक्शन कम है इसलिए सप्लाई कम है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी। कॉजेस क्या है? इंक्रीज इन लिक्विडिटी, मतलब मनी, मनी इज लिक्विड ना, इंक्रीजिंग मनी इनटू द इकोनॉमी, मनी सप्लाई बढ़ने से, परचेसिंग पावर बढ़ने से, ठीक है, परचेसिंग पावर बढ़ने से भी क्या हो जाएगा वहां पे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ग्रोथ इन द पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो डिमांड बढ़ने से, पॉपुलेशन से, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बदलने से, फॉर एग्जांपल मॉल्स, फॉर एग्जांपल मॉल्स। अब मॉल्स के अंदर जाने के बाद वहां पे आप ज्यादा चीजें प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो डिमांड बढ़ जाती, वहां पे क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने के लिए इस तरीके से लुभावने तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर बदला जाएगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है सिटीज के अंदर, इसलिए सिटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर नहीं बदल रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी भी चीजों को यूटिलिटी के आधार पे ही खरीदा जाता है। What is the importance for what is the basis of spending in rural India is the utility of the products, जबकि सिटी में यूटिलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। यूटिलिटी तो है, यूटिलिटी के साथ एस्थेटिक्स भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एस्थेटिक्स में सौंदर्य, एस्थेटिक्स भी बन जाता है, स्टेटस, ये भी एक चीज बन जाती है। तो एस्थेटिक्स, स्टेटस, यूटिलिटी, इन सारे कारणों से क्या हो जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाता है। सिटीज के अंदर लोग ज्यादा स्टाइल मारने के लिए फैशन को अडॉप्ट करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाता है ना, तो फैशन के नाम पे खरीदी ज्यादा करेंगे, स्टेटस दिखाने के लिए खरीदी ज्यादा करेंगे, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यूटिलिटी मतलब जरूरत, लोग चीजों को, उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जिनकी जरूरत है और जो यूज में है, फालतू की चीजें नहीं खरीदेंगे, इसलिए वहां पे कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है और सिटीज के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है। इसलिए इन्फ्लेशन दोनों साइड में अलग अलग है। सिटीज के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर ज्यादा स्पेंडिंग नेचर वाला होता है, इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा। ओके, दिस इज योर डिमांड कर्व, तो ये प्राइस है, ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, तो मतलब ये डिमांड है आपकी।
जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राइजेस भी बढ़ रही है, तो ए से बी, बी से सी प्राइजेस कैसी भी बढ़ रही है ना। जब डिमांड Q1 थी तो प्राइस ए थी, अब डिमांड Q2 हो गई तो प्राइस बी हो गई, बी हो गई यहाँ पे, मतलब बढ़ गई, ये प्राइस बढ़ रही है ना। तो दिस इज योर डिमांड कर्व। ये हमने सप्लाई कर्व की तरह पढ़ा है। सप्लाई कर्व इज लाइक दिस, जैसे जैसे मार्केट के अंदर सप्लाई घटते जाएगी, सप्लाई मैक्सिमम यहाँ पे और सप्लाई मिनिमम यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइस मैक्सिमम यहाँ पे है और प्राइस मिनिमम यहाँ पे। तो जैसे जैसे सप्लाई मिनिमम होते जाएगा वैसे वैसे, सॉरी ये उल्टा कर दिया, प्राइस भी मैक्सिमम है और ये क्या है मिनिमम, तो प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज योर सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व, इट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन the price of a certain commodity and quantity demanded, ठीक है। as quantity demanded is more, demand is more, the curve will shift upward and rise in price। वही चीज जो हमने यहाँ पे देखी थी, जब क्वांटिटी Q1 से Q3 मतलब बढ़ रही है तब कर्व अपवर्ड हो रहा है यहाँ पे, मतलब प्राइसेस बढ़ रही है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के? देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इनइलास्टिक, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है वहां पे, ठीक है। राइज इन रियल जीडीपी एज इकोनॉमी विल ग्रो फास्टर रेट, रियल जीडीपी बढ़ जाएगा। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी समझाया था कि जब नॉमिनल और रियल के बीच में डिफरेंस आता है, इन्फ्लेशन, है ना, वहां पे। So rise in real GDP as economy will grow at faster rate। जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी तब हम देखेंगे कि रियल जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब रियल जीडीपी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्ट, इनके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। जब हम रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी के बीच में कंपैरिजन की बात करें तो बेसिक डिफरेंस इज योर इन्फ्लेशन। बट अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, तब जो ग्रोथ दिखाई देगी इकोनॉमी में वो प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ज्यादा दिखाई देगी, है ना। इसलिए हम देखेंगे कि रियल जीडीपी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम हो रहा है वहां। अपवर्ड रिविजन ऑन वेजेस एज डिमांड फॉर वर्कर विल बी इंक्रीज। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है, अब वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है तो वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ेगी वहां पे। The upward pressure on the wages may lead to the wage push inflation। तो ये कॉस्ट अगेन, जब वेजेस बढ़ रही है तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे डिमांड सप्लाई साइड से, क्योंकि अब इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। हायर वेजेस इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द वर्कर लीडिंग टू द राइजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब वेजेस बढ़ रही है तब डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है और उससे कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले सारी डिस्कस की। दिस इज योर डिमांड। ओके, so these are the basic causes of inflation, demand and supply। तो डिमांड और सप्लाई के कारण क्या हो रहे हैं वहां पे, इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।